हेलो बच्चों, डोनेट योर टाइम फॉर नेशन बिल्डिंग। अपनी इस मुहिम की अगली कड़ी में मैं एक बार फिर आपके साथ हूं, दीपक कुमार, एडिटर इन चीफ डीकेटी। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम अपनी इस मुहिम के जरिए हमारी कोशिश है कि हम एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के तहत रोज़ आप बच्चों के लिए एक नए चैप्टर लेकर अपने प्लेटफॉर्म पर आए। और हमने इसकी शुरुआत 10वीं और 12वीं क्लास के छात्रों से की है और मैं खुद इसमें ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। तो आज हम शुरुआत करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद 10वीं क्लास की ज्योग्राफी से। तो देखिए, 10वीं का जो पहला चैप्टर है वो रिसोर्स का है। रिसोर्स यानी संसाधन। अब संसाधन को लेकर दिमाग में कोई सीधी तस्वीर ऐसी नहीं बनती है। कई बार हमारे दिमाग में लगता है कि संसाधन हम किसे कहते हैं, कौन सी चीज़ संसाधन है, कौन सी चीज़ संसाधन नहीं है, मतलब इस संसाधन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए, संसाधन को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। आप थोड़ी देर के लिए ऐसे समझिए, आप इस वीडियो को कैसे देख पा रहे हैं। अगर आपके पास मोबाइल ना हो, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आपके पास मोबाइल अगर है भी, अगर नेटवर्क ना हो, तमाम चीज़ें हो तो डेटा के लिए पैसे ना हो, एक दूसरे नज़रिए से देखिए तो ये तमाम चीज़ें ही संसाधन हैं। ये सारी चीज़ें रिसोर्सेज के तहत आती हैं। आप कोई भी काम जो आपकी ज़रूरत हो, आपकी आवश्यकता हो, आप जिन चीज़ों के जरिए, जिनके माध्यम से, जिनकी मदद से आप अपनी ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करते हैं, वे तमाम चीज़ें संसाधन हैं। अब आज की हमारी ज़रूरतें ज़्यादा हैं, हमारी ज़िंदगी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, तो ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत है, ज़्यादा तरह के संसाधनों की ज़रूरत है। लेकिन ऐसा एक भी दिन नहीं रहा होगा जब इंसान को या मानव को संसाधनों की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी। आप सभ्यता की शुरुआत से ही देखिए, पुराने ज़माने में जब हम इंसान पेड़ों पर रहते थे, गुफाओं में रहते थे, उनको संसाधन की ज़रूरत तब भी थी। आप ये सोचिए कि अगर पेड़ों पर फल ना लगते तो क्या खाते, अगर जानवर ना रहते तो शिकार किसका होता। तो संसाधन हमारे पास कुछ चीज़ें, अब देखिए संसाधन की परिभाषा कई बार ऐसे बदलती है कि हम जिन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं वो संसाधन हो जाते हैं। जब तक हमारी क्षमता उनके इस्तेमाल की नहीं होती है तब तक वो होते हुए भी हमारे किसी काम के नहीं होते। तो जो संसाधन की जो पूरी अभिक्रिया है, इसके कई सारे पहलू हैं। आप देखिए, सबसे पहले जो इसका मेन फैक्टर है वो तो आपके भौतिक कारक हैं जो नेचुरल होते हैं। क्योंकि हम सारे इंसान, पूरी सभ्यता इस धरती पर ही विकसित हुई है। लेकिन इसमें जो एक बड़ा और मेजर रोल है वो है प्रौद्योगिकी का, टेक्नोलॉजी का। अगर कहा जाए तो प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी ही वो जरिया है जिनके जरिए हम संसाधनों का दोहन करते हैं। आप उस तीर कमान के बारे में सोचिए जिसकी मदद से इंसानों ने जानवरों का शिकार शुरू किया होगा। आप उस तकनीक की बात सोचिए जिसने आग को नियंत्रित करना सिखाया और इंसान कच्चे मांस की जगह पर पकाए हुए भोजन का इस्तेमाल करने लगा। आप उन कुल्हाड़ियों के बारे में सोचिए, सभ्यता की शुरुआत में हुए पहिए के आविष्कार के बारे में सोचिए। तो दरअसल वो हमारी शुरुआती तकनीक हैं जिसकी मदद से हम प्रकृति में मौजूद चीज़ों को एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने लगे। आज हमारे संसाधन का एक बहुत ही बड़ा व्यापक मतलब है। हम ऊर्जा, कोई भी काम अगर आपको करना है, कोई भी चीज़ चाहिए तो ऊर्जा जो है वो एकदम बिल्कुल ही बुनियादी चीज़ है। तो ऊर्जा एक सबसे बड़ा संसाधन है। ऊर्जा के कई सारे रूप हैं। वैसे ही जैव, अजैव, हम आगे चल के इनके वर्गीकरण में आएंगे। अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि संसाधन का मतलब कितना व्यापक है। जो तीसरी चीज़ है, मान लीजिए कि अगर हमारे पास संसाधन हो, संसाधन को दोहन करने की तकनीक भी हो, लेकिन उसका कोई एक सिस्टमेटिक हमारे पास फ्रेम नहीं हो, वैसी संस्थाएं नहीं हो, उनका कोई बेहतर तालमेल, कोऑर्डिनेशन, समन्वय टाइप की कोई चीज़ नहीं हो, चीज़ें संगठित नहीं हो, तो हम रिसोर्सेज का, संसाधनों का दोहन नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे कि अगर हम मनुष्य को किसी पिरामिड के शीर्ष पर रखें तो उसके आधार पर जो 3 बिंदु हैं उनमें से एक जो है वो भौतिक कारक है, प्रकृति है, दूसरे पर टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी है,
और तीसरे पर वो संस्थाएं हैं, वो संगठन हैं जो उन संसाधनों के दोहन में मददगार होते हैं। आपकी एनसीईआरटी की किताब में इसे तस्वीरों के जरिए जो समझाने की कोशिश की गई है वो यही बात है कि संसाधनों को लेकर मनुष्य कैसे इन तीनों चीज़ों के बीच में अभिक्रियाएं करते हुए संसाधनों का दोहन करता है। क्योंकि संसाधन बहुत है, दुनिया व्यापक है, तो इनको समझने के लिए, किसी भी चीज़ को सिस्टमेटिक तरीके से समझने के लिए हमको उनको वर्गीकृत करना पड़ता है, क्लासिफाई करना पड़ता है, बांटना पड़ता है। वही स्थिति संसाधनों के साथ है। तो मान लीजिए कि अगर आपको संसाधनों का बंटवारा करना है तो कैसे करेंगे? हर चीज़ की शुरुआत उत्पत्ति से होती है। अगर हम उत्पत्ति के आधार पर देखें तो दो तरह के संसाधन हैं, और वो इसलिए हैं क्योंकि इस पूरे धरती की उत्पत्ति ही एक तरह से उसी आधार पर हुई है। सबसे पहले पृथ्वी आग का गोला थी, जो पिघली हुई चट्टानें थी, मैग्मा था, वो सारी चीज़ें जब ठंडी हुई तो धरती पर जीवन नहीं था, उसमें सिर्फ अजैव चट्टानें थी, तरह तरह के मिनरल्स थे, खनिज पदार्थ थे, उनसे बनी हुई चट्टानें थी। तो एक तो कि वो हमारा जो अजैव पदार्थों का, मिनरल्स का, चट्टानों का जो एक हिस्सा है वो एक उसका कारक हो गया। दूसरा, जब धरती पर जीवन का विकास हुआ, सबसे पहले छोटे सूक्ष्म जीवी आए, उसके बाद से उनका आकार बढ़ता गया, जीवों का विकास बिल्कुल ही एक अलग अध्याय है। लेकिन आप समझ रहे होंगे कि फ्लोरा फौना, वनस्पति जगत और जंतु जगत यानी प्लांट और एनिमल किंगडम का विकास धरती पर कैसे हुआ। तो इंसान ने जब रिसोर्सेज की शुरुआत की तो इन्हीं दोनों की वजह से, अब आप थोड़ी देर के लिए, जैसे हमने जो अभी पहले बात कही थी गुफाओं में रहने की, तो आश्रय के लिए रिसोर्स क्या था? तो वो चट्टान थे, वो अजैविक हैं, और खाने के लिए या तो जंगली जानवर थे और नहीं तो फिर कंदमूल जो हम जंगलों से प्राप्त करते थे। तो जैव अजैव इन दोनों के साथ शुरू से ही नाता रहा है, क्योंकि ये दो मौलिक विभाजन हैं। तो जब भी हम उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का बंटवारा करते हैं तो हम इसे इन दो भागों में विभाजित करते हैं। अब आइए कुछ वैसे संसाधनों के बारे में, एक बेसिक सवाल कि क्या कोई भी संसाधन अनंत काल के लिए है? क्या संसाधन कभी खत्म नहीं होते? संसाधनों की लाइफ कितनी होती है? तो जो दूसरा वर्गीकरण है वो उनकी इसी समाप्यता के आधार पर है कि क्या कोई संसाधन की लाइफ कितनी होती है। तो देखिए, इसमें कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो सतत होते हैं, वो लगातार निरंतरता में होते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वैसे भी बहुत तरह की चीज़ें। देखिए, प्रकृति में आज की तारीख में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, हम लहरों के दबाव से ऊर्जा निकाल लेते हैं, ज्वार भाटा से ऊर्जा निकाल लेते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सतत है, ये आज से नहीं है, जब से धरती है तब से चली आ रही है। बट इस चीज़ में निर्भरता इस बात की है कि कब हमारे पास कौन सी टेक्नोलॉजी उपलब्ध थी। जब तक हमने फोटोवोल्टेइक सेल नहीं बनाए थे, यानी सोलर सेल नहीं बने थे, या हम सौर ऊर्जा का किसी भी दूसरे तरीके से, जैसे आपने देखा होगा इन फोटोवोल्टेइक सेल से पहले लेंसेज की मदद से पानी गर्म करने की या फिर उससे उष्मा ये करने की हमने तकनीक ईजाद की थी, और वो काम होता रहा था। गाँव में भी इस तरह के संयंत्र जो है वो छोटे छोटे घरेलू इसमें दिए जाते थे या लोगों के पास होते थे। लेकिन आप ये सोचिए कि इस तरह की तकनीक के पहले सूरज का मतलब हमारे लिए क्या था? जब सूर्योदय हुआ तो हम काम पर चले गए, जब सूर्यास्त हुआ तो हम घरों को वापस आ गए। हम अपनी ओर से सौर ऊर्जा का कोई भी एडिशनल इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। तो ये सही है कि सब कुछ सूरज की वजह से होने के बावजूद हम सौर ऊर्जा का इस्तेमाल सिर्फ दिन और रात तक के लिए ही सीमित रखे हुए थे। लेकिन जैसे ही टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, हमने उनका दोहन शुरू किया और अब ये ऊर्जा के अक्षय स्रोत हैं। यानी जब तक सूरज है तब तक सूरज की किरणें मिलेंगी, तब तक सौर ऊर्जा रहेगी और तब तक हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ही स्थिति जो है वो पवन ऊर्जा के साथ है। हवाओं का बहना एक नियमित प्रक्रिया है, एक निरंतरता की चीज़ है। तो इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, जो भी संसाधन हैं,
उनको हम ऊर्जा के अक्षय स्रोत कहते हैं। ये नवीकरण इनका किया जा सकता है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। और इसको एक तरह से क्लीन एनर्जी का सोर्स भी इसीलिए कहा गया है कि हम इसमें कोई दूसरा बाई प्रोडक्ट, प्रदूषण टाइप की कोई चीज़ हम इसमें नहीं करते। अब देखिए कि बहुत सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसमें एक खास तरह का भी आप गुण देखेंगे। अगर वो जैव है, इसमें भी दो चीज़ें होती हैं, जैव और अजैव। सबसे पहले बात अजैव की। अजैव मतलब कि ऐसी मिनरल्स, कुछ एक धातुएं हैं, ऐसी बहुत सारी धातुएं हैं जिनका हम साइक्लिक इस्तेमाल यानी कि पुनर्चक्रण कर सकते हैं। स्क्रैप आयरन आप देख लें, जो कबाड़ का पूरा बिजनेस जो है वो रिसाइकलिंग पर ही चलता है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं वैसे जैव संसाधनों की, जिसका बेहतरीन जो उदाहरण है वो फॉसिल्स है। फॉसिल फ्यूल जैसे मान लीजिए कि कोयला है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है। इनमें से हम किसी भी संसाधन का इस्तेमाल सिर्फ एक बार करते हैं, वन टाइम। आप अपनी बाइक में पेट्रोल भरकर उससे निकले धुएं से आप दोबारा पेट्रोल नहीं बना सकते, जबकि इस तरह के संसाधनों को बनने में लाखों लाख साल लगते हैं। आपको शायद अंदाज़ा होगा कि आज से कई करोड़ साल पहले कार्बोनिफेरस, जुरासिक, उस टाइम में जब घनघोर जंगल हुआ करते थे, तो वो जंगल ज़मीन में दबे, फिर उसके बाद से हीट, प्रेशर, इन सबों की अभिक्रियाओं के बाद जो है वो आज हमें जीवाश्म ईंधन के रूप में मिलते हैं। तो नवीकरण, अनवीकरण, ये जो हमारे दो विभेद हैं, ये बताते हैं कि किसका हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन जो है वो सिर्फ वन टाइम या सिंगल यूज़ के लिए है। अब अगर हम बात करें संसाधन की, आखिर इन संसाधनों का मालिक कौन है, इनके ऊपर किसका आधिपत्य है, तो उस आधार पर हम कई सारे स्तर पर सोच सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो व्यक्तिगत, आपके पास जो ज़मीन है, आपके पास जो पैसे हैं, आपके पास जो सामान है, वो भी संसाधन है। तो ये उस तरह के संसाधन हैं जिस पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है। दूसरी जो चीज़ है हम उसे लेते हैं सामुदायिक स्तर पर। कुछ एक वैसे संसाधन होते हैं जिस पर किसी एक व्यक्ति का नहीं, जैसे कोई पार्क हो, कोई सामूहिक ज़मीन हो, या कोई किसी इलाके में कोई शमशान भूमि हो। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो पूरे समाज के इस्तेमाल के लिए होती हैं और उन पर सामुदायिक स्वामित्व होता है। अब तीसरा जो स्तर है वो है राष्ट्र स्तर का। तो किसी भी राष्ट्र के अंदर जो संसाधन होते हैं हम उन्हें राष्ट्रीय संसाधन के तौर पर जानते हैं। इसको अगर आप थोड़ा सा एलोबोरेट कर दीजिए तो आप ये कह सकते हैं कि किसी भी राष्ट्र के अंदर मौजूद तमाम तरह के संसाधन अगर हम थोड़ा सा मतलब प्रत्यक्ष और परोक्ष, डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर हम दोनों तरीके से जोड़ दें तो वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र के संसाधन होते हैं। उदाहरण के लिए मान लें कि हमारी ज़मीन हो, हम जिसके मालिक हैं, जिस पर हम खेती कर रहे हों, और पता चला कि लोक कल्याणकारी योजनाओं के निष्पादन के लिए सरकार ने वहाँ से कोई सड़क गुजारने की योजना बनाई है, तो सरकार को ये पूरा हक है कि वो मेरी ज़मीन ले लेगी। तो इस तरह से जब देखा जाता है, राष्ट्र हित की बात आती है, लोक हित की बात आती है, जनहित की बात आती है, तो सरकार को ये पूरा हक होता है कि वो दूसरे के स्वामित्व में भी दखलंदाजी करके वो उसका इस्तेमाल कर सके। वैसे ही किसी भी हम ज़मीन के मालिक हो सकते हैं, लेकिन एक ख़ास गहराई से नीचे अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई दबा हुआ खजाना मिल जाए, कोई पुरानी प्राचीन सभ्यताओं के निशान मिल जाए, कोई खनिज का भंडार मिल जाए, वो सारे सरकार की संपत्ति होती है। वैसे ही वायुमंडल जो आसमान है, तो जितनी भी स्थलीय सीमा होती है उसके ऊपर का जो पूरा वायुमंडल है वो भी सरकार की राष्ट्रीय संसाधनों के तहत आता है। अब एक रेंज और आता है इसके ऊपर, जिन्हें हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। तो एक यहाँ पर एक थोड़ा सा एक बंटवारा होता है जिसको जानना ज़रूरी होता है कि देखिए, धरती जो है वो दो चीज़ों से होकर बनी है। जो सीमाएं हैं आमतौर पर हमारी प्राकृतिक सीमाएं देशों की, वो चूँकि देश तो ज़मीन में होते हैं, कोई ऐसा देश नहीं हो सकता ना जो बिल्कुल समंदर में हो।
तो समुद्रों में सीमाओं के लिए एक अलग तरीका अपनाया जाता है कि कहाँ तक कौन से देश की सीमा के तहत माना जाएगा। इसमें जो तरीका अपनाया जाता है उसमें एक चीज़ आप देखे होंगे, एटलस में या मैप्स में नक्शे के नीचे लिखा रहता है कि समुद्र में भारत की सीमा जो है वो तट रेखा से 12 नॉटिकल मील तक होती है। तो दरअसल जो हमारी कोस्ट लाइन होती है, जो हमारी तट रेखा होती है, उस तट रेखा से 12 नॉटिकल माइल, सामान्य माइल नहीं, नॉटिकल माइल, ये करीब 18-19 किलोमीटर के आसपास की दूरी होगी। तो वो जो 12 नॉटिकल माइल है उसको हम टेरिटोरियल वाटर कहते हैं। कुल मिलाकर के आप ये समझ लीजिए कि टेरिटोरियल वाटर का मतलब हुआ कि आप उस देश की ज़मीन पर हैं, वहाँ पर वो सारे नियम कानून लागू होंगे जो उस देश की ज़मीन पर लागू होते हैं। अब एक दूसरा फिर एक वर्ग आता है जो तट रेखा से शुरू होकर 200 नॉटिकल माइल यानी तकरीबन 370 किलोमीटर के आसपास का जो इलाका होता है, हम उसको EEZ कहते हैं, यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसका मतलब हुआ कि इस पर उस देश का आधिपत्य भले ना हो, लेकिन इतने दूर के सागरीय जल में जो संसाधन होंगे उसको दोहन करने का उसका उस देश के पास एक्सक्लूसिव राइट है। अगर आप थोड़ा सा इस बारे में अपना थोड़ा सा होमवर्क करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर में EEZ के भीतर ऐसे कौन सी संसाधन हैं जिनका भारत जो है इस्तेमाल करता है। और इसमें किस भविष्य में ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जब किसी खास वजह से भारत ने अपने EEZ में दूसरे देशों को प्रवेश से मना किया है। वो कौन से हैं, ये आप इसे क्विज़ के तौर पर लें और आप उसका पता लगाइए। लेकिन EEZ के बाद का जो इलाका होता है हम उसे हाई सीज कहते हैं। वो एक अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र है, वहाँ वो जो भी संसाधन है उसका इस्तेमाल दुनिया के सारे देश करेंगे। लेकिन अब उसे भी रेगुलेट करने के लिए एक नियम है, कानून है। दरअसल वो जो सारी चीज़ें होती हैं वो अंतर्राष्ट्रीय संधियों के जरिए रेगुलेट की जाती हैं, ताकि वहाँ पर भी एनार्की यानी कि अराजकता की स्थिति न हो। ऐसा नहीं है कि आप हाई सीज में हैं, वो ऐसा इलाका जिस पर किसी देश का आधिपत्य नहीं है, तो वहाँ पर समुद्री लुटेरों का राज चल रहा है। तो कुछ ऐसे सुरक्षा कंसर्न होते हैं या मदद के लिए या जीवन से जुड़ी चीज़ों के लिए कि आपको एक व्यवस्था बना कर रखनी होती है। तो वो हाई सीज जो है वहाँ पर जो संसाधन होते हैं उन तमाम चीज़ों को अंतर्राष्ट्रीय संधियों के जरिए रेगुलेट किया जाता है। तो हम देखते हैं कि स्वामित्व के आधार पर जो संसाधनों का बंटवारा है वो एक व्यक्ति से शुरू होकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचता है। हम देखें संसाधनों का एक और तरीके से वर्गीकरण है, वो है संसाधनों के विकास, कि वो डेवलपमेंट के कोई भी रिसोर्स जो है वो डेवलपमेंट के अपने कौन से स्टेज पर है। क्योंकि सही मायने में संसाधन का मतलब तभी निकलता है जब हम उसका इस्तेमाल करने लगते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले चीज़ हम देखते हैं वो है पोटेंशियल, संभाव्यता। यानी वैसे कौन से संसाधन हैं जिनमें हमको एक फ्यूचर दिख रहा है, एक चीज़ की पॉसिबिलिटी दिख रही है, हम उसके बारे में अंदाज़ा लगाते हैं, आकलन करते हैं, चीज़ों को, तथ्यों को जुटाते हैं और हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हाँ, अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी हो या ज़रूरत के बाकी दूसरे संसाधन अगर हो तो हम फलां संसाधन का दोहन कर सकते हैं। जैसे अगर आप उदाहरण के तौर पर देखें तो हमारे पश्चिमी भारत के जो राज्य हैं, महाराष्ट्र है, गुजरात है, उन जगहों पर पवन चक्कियों का, पवन ऊर्जा का, सोलर ऊर्जा का मतलब अच्छी खासी संभावना दिखती है। तो वहाँ पर संभावना है। अब आप ये चाहें तो लगे हाथ पूछ सकते हैं तो ठीक है, तो फिर हम उन्हें एक्सप्लॉइट क्यों नहीं करते। तो देखिए उसके पीछे बहुत सारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक वजह हो सकती हैं। हो सकता है सरकार अपनी कुछ नीतियों की वजह से वैसा नहीं करना चाहती। ये भी हो सकता है कि इस तरह की जो तकनीकें होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत पड़ती है, कैपिटल इंटेंसिव चीज़ें होती हैं। तो ठीक है, हम ये मान कर चलते हैं कि जब हमें ज़रूरत होगी या फिर जब हम सक्षम होंगे तो फला जगह पर फला रिसोर्स का पोटेंशियल है, हम उनका एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर देंगे। जो दूसरी कैटेगरी होती है हम उनको कहते हैं विकसित अथवा डेवलप्ड। ये बेसिकली उस तरह के रिसोर्स होते हैं हम जिनका इस्तेमाल कर रहे होते हैं।
इसमें हम वैसे रिसोर्सेज को शामिल करते हैं जिनकी पूरी लिस्टिंग हो चुकी होती है, उनको जांचा परखा जा चुका होता है, हमारे पास वैसी तकनीक होती है, हम आकलन करते हैं, हम उस संसाधन की क्वालिटी भी हमें पता होती है, क्वांटिटी भी पता होती है, और हम उनका यूज़ कर रहे होते हैं। हम उनको विकसित संसाधन कहते हैं जिसका इस्तेमाल जो मौजूदा स्थिति में या समकालीन सभ्यता जिन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रही होती है। तीसरी एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं भंडार। अगर स्टॉक को समझना हो तो इसके लिए सबसे एक जो अच्छा एग्जाम्पल है वो आपकी पुस्तक एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। हर किसी को पता है कि पानी यानी वाटर H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। ये भी सबको पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों ही ऊर्जा के बहुत ही अच्छे, मतलब क्लीन एनर्जी के बड़े ही अच्छे सोर्स हैं। लेकिन अभी तक हमारे पास कोई ऐसी तकनीक उपलब्ध नहीं है जिसमें कि हम बड़े पैमाने पर पानी को अलग करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तब्दील कर सकें। आप छोटे पैमाने पर हो सकता है कि लैबोरेटरी में कर लीजिए, लेकिन किसी भी तकनीक को इस्तेमाल में लाने के लिए उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी यानी व्यवहार्यता आर्थिक रूप से, यानी ये नहीं कि हम 10 रुपया खर्च करके 2 रुपये की सामान हासिल कर पा रहे हैं, तो ऐसी टेक्नोलॉजी किसी काम की नहीं है। प्रयोग के तौर पर तो ये चीज़ें सही हैं, लेकिन एक रिसोर्स के तौर पर हम पानी का इस्तेमाल अभी ऊर्जा के तौर पर नहीं कर सकते। लेकिन हमें इस बात की उम्मीद है कि ठीक है, फ्यूचर में हमारे पास जैसे बहुत सारी तकनीकें हम ईजाद करते रहे हैं, वक्त के साथ चीज़ें सामने आती रही हैं, तो जिस दिन हमारे पास ये तकनीक ईजाद हो जाएगी, हम पानी को भी ऊर्जा के एक बहुत बड़े स्रोत के रूप में इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक इससे मिलती जुलती जो एक और टेक्नोलॉजी है वो है न्यूक्लियर फ्यूज़न, नाभिकीय संलयन। वो आप परमाणु धमाके से इसको मत जोड़िएगा, हालांकि धमाका इसमें पहले वाले से थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर आप न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूज़न इन दोनों के फ़र्क को समझते होंगे। न्यूक्लियर फिशन का मतलब हुआ आपका एटम बम, और न्यूक्लियर फ्यूज़न का मतलब हुआ हाइड्रोजन बम। इन दोनों की तकनीक बिल्कुल एक दूसरे के उलट है। तो हमें पता है कि ठीक है, हम 2 हल्के परमाणुओं को मिला करके हम एक भारी परमाणु पैदा कर सकते हैं, और इस फ्यूज़न में काफ़ी ऊर्जा मिलती है। तो हम हाइड्रोजन बम तो बना पाए हैं, लेकिन ये एक अनियंत्रित प्रक्रिया है। हम जिस दिन इसको कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन में चेंज कर लेंगे, उस दिन हो सकता है कि हमारे पास वाकई एक ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत खुल जाएगा, और तब वो एक हमारे इस्तेमाल करने के लायक संसाधन होगा। अभी इस क्षेत्र में काम हो रहे हैं, काफ़ी हद तक सफलता भी मिली है, वो एक दूसरा मामला है। मैं यहाँ पर सिर्फ एक रिसोर्स के रूप में उसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। चौथी एक चीज़ है जिसे हम कहते हैं रिज़र्व। इनफैक्ट जो रिज़र्व है वो स्टॉक से जुड़ी हुई चीज़ है, ये उसी का एक हिस्सा है। लेकिन यहाँ पर फ़र्क सिर्फ इतना है कि मेरे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिससे कि हम जब चाहें रिज़र्व का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कई बार रिज़र्व भंडार का इस्तेमाल करना नहीं करना ये शासन का, ये राजनीतिक फैसला होता है, ये नीतियों के तहत काम करता है। कई बार हम भविष्य की चिंताओं को देखते हुए या भविष्य की ज़रूरतों को देखते हुए हम अपने कई सारे संसाधनों को रिज़र्व स्टॉक में रखते हैं। एक बहुत अच्छा इसका उदाहरण, जैसे कि अगर हम तेल के भंडार के रूप में देखें, नेचुरल गैस के भंडार के रूप में देखें, तो अमेरिका के पास बहुत बड़ा भंडार है कच्चे तेल का। इसके बावजूद वो अपने संसाधनों का दोहन करने के बजाय तेल को आयात करना ज़्यादा बेहतर समझता है। ये किसी भी देश की अपनी नीति होती है, हर कोई स्वतंत्र है अपनी नीतियों को चुनने में कि वो अपने कौन से संसाधन को डेवलप करके उसका इस्तेमाल शुरू करेगा और किसको अपने रिजर्व भंडार के रूप में रखेगा। तो हम देखते हैं कि ये जो है संसाधनों के वर्गीकरण के ये कुछ आधार हैं जिनके आधार पर हम संसाधनों को समझ सकते हैं, उनकी उत्पत्ति के आधार पर, उनके स्वामित्व के आधार पर, उनके विकास के स्टेज के आधार पर और तकनीकों के आधार पर। रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में एक चीज़ जो पहली नज़र से ही दिखती है और हर स्तर पर है, चाहे वो व्यक्तिगत स्तर पर हो, प्रदेश के स्तर पर हो, राज्य के स्तर पर हो या देश के स्तर पर हो, तो आप कहीं भी नज़र घुमाएंगे तो एक चीज़ कॉमन है, वो है संसाधनों का असमान वितरण। आप अपने समाज में देख लीजिए, कुछ लोग बेहद गरीब हैं,
कुछ लोग बेहद धनी हैं, धन कुबेर हैं, कुछ के पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। वही स्थिति देशों के साथ है, वही क्षेत्रों के साथ है। कुछ वैसे क्षेत्र हैं जिनके पास प्रचुर संसाधनों का भंडार है। कुछ वैसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर संसाधन के नाम पर कुछ नहीं है। आप अगर अपने देश की बात करें तो 2-3 क्षेत्रों को आप देखें। हमारे ज़माने में पता नहीं, अब वो पाठ्य पुस्तकों में शायद वो बात नहीं मिलती है कि बिहार को भारत का रूर क्यों कहते हैं। अब बिहार झारखंड अलग अलग हो गया है। आप देखेंगे उस झारखंड का वो पूरा इलाका तरह तरह के खनिज पदार्थों से भरा हुआ है। छत्तीसगढ़, वहाँ पर एक से एक खनिजों के भंडार हैं, लेकिन विकास नहीं है। दूसरी तरफ आप देखिए तो लेह लद्दाख, वो अपने आप में कोल्ड डेजर्ट है। लद्दाख के बारे में शायद आपको ये चीज़ पता होगी कि वो लोकेशनल डेजर्ट है। लोकेशनल डेजर्ट का मतलब वो उसकी अवस्थिति ऐसी है कि उसे मरुस्थल होना ही है। लद्दाख आप देखेंगे वो हिमालय के रेंज के बाद है। इस पूरे देश में बारिश मानसून की वजह से होती है और मानसून के बादल हिमालय को पार नहीं करते। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि लद्दाख को तो मरुस्थल होना ही था। अब वो एक ऐसे कॉरिडोर में आ जाता है हिमालय और काराकोरम के बीच में कि वहाँ पर जो भी थोड़ी मोड़ी बारिश होती है वो जेट स्ट्रीम के साथ आने वाले पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्ली जो जाड़े की दिनों में जो बारिश आती है, हमारे तरफ भी शीतलहर के रूप में जो उसका प्रकोप आता है और हल्की बारिश होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ के साथ ही जो थोड़ी सी बारिश अगर कभी लेह लद्दाख में हुई तो हुई। तो अब लद्दाख के साथ क्या है कि वहाँ रिसोर्स के नाम पर कुछ भी नहीं है, बट सांस्कृतिक विरासत के रूप में वो वहाँ का एक सबसे बड़ा रिसोर्स है और वो वहाँ की सबसे बड़ी खासियत है। आप वैसे ही देखें तो बहुत सारे ऐसे देश के हिस्से हैं। केरल की अपनी अलग खासियत है, महाराष्ट्र हुआ, गुजरात हुआ, कच्छ के रण हुए, जम्मू कश्मीर हुआ, आप नॉर्थ ईस्ट को देख लीजिए। तो कहीं पर जो है वो पता चला कि वन संसाधन ज़्यादा है, कहीं पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, कहीं पर अजैव खनिज बहुत ज़्यादा हैं। कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है तो वहाँ ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा है। लेकिन ये जो असमानता है, आप उसके पीछे के रीज़न को देखेंगे तो कई बार उसके पीछे वजह ये होती है कि वहाँ का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसे हम मूलभूत ढांचा कहते हैं, उनके विकास की कमी हो सकता है। इसके पीछे राजनीतिक इच्छा शक्ति रही हो सकता है इसके पीछे पूंजी की कमी रही हो, कोई दूसरे कारण हो। पता चला कि ट्रांसपोर्टेशन का, कम्युनिकेशन का ही डेवलपमेंट जो है उस पूरे इलाके में कम है, उसकी वजह से वो इलाका ज़्यादा पिछड़ा है। कुछ वैसी इलाके हैं जहाँ पर पता चला कि नहीं ठीक है, अपना रिसोर्स कुछ नहीं है, खनिज भंडार कुछ नहीं है, लेकिन आर्थिक रूप से वहाँ ज़्यादा संबंधता है। अब जैसे कि आप देश के सारे मेट्रोज़ की देखें, चूँकि वो वाणिज्यिक केंद्र है, वहाँ पर जो रिसोर्स है वो बिल्कुल ही फाइनेंस, वित्त और दूसरे तरह के संसाधन हैं वहाँ। इसकी वजह से वहाँ की जो प्रगति है, वहाँ का जो विकास का लेवल है, वो जैव भंडारों से या खनिज भंडारों से भरपूर किसी प्रदेश के मुकाबले बिल्कुल ही अलग है। तो संसाधन का असमान वितरण, संसाधनों का बंटवारा और किसी देश का प्रादेशिक विकास, ये एक नहीं बल्कि कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और उसके आधार पर किसी भी क्षेत्र का जो विकास है, जो संसाधन है, उनका विकास निर्भर करता है। अब ये जो डिस्पैरिटी है, ये जो असमानता है, ये सिर्फ लोकल लेवल पर ही नहीं है, आप ग्लोबल लेवल पर भी देखिए। अब जापान के पास कितने संसाधन हैं जबकि वो एक आर्थिक महाशक्ति है। आप औपनिवेशिक काल में चलिए, जैसे भारत ही 200 सालों तक गुलाम रहा, तो इस चीज़ को हमें नहीं भूलना है कि वो करते क्या थे। हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि ठीक है, कच्चे माल ले गए, उनके पास टेक्नोलॉजी थी, उनके पास पूंजी थी, वो सामानों को बना करके फिर हमारे ही कच्चे माल को तैयार करके फिर हमारी ही मार्केट में बेच दिए। तो जो औपनिवेशिक काल में होता यही था कि जो भी ताकतवर देश होते थे वो गरीब, पिछड़े जो भी राष्ट्र होते थे, जो भी उनको उपनिवेश होते थे, उस समय उनका दोहन किया जाता था। तो बेसिकली वो रिसोर्सेज का दोहन होता था और इसके दम पर उनकी आय होती थी, वो धनी होते थे। आपने सुना होगा कि जैसे ब्रिटिश काल में कभी सूरज नहीं डूबता था। तो आप इस बात को समझिए कि उस ज़माने में जो सबसे बड़ा रिसोर्स में एक ह्यूमन रिसोर्स भी था। उसमें मशीनीकरण उतना ज़्यादा नहीं हुआ था, काम करने के लिए लोगों की ज़रूरत थी। आप जिन गिरमिटिया मजदूरों की बात आप सुन होंगे, वो क्या थे? ह्यूमन रिसोर्स थे।
अब कहीं गन्ने की खेती करनी हो, कहीं पर ढुलाई का काम हो, बहुत सारे हमारे एक मतलब कहा जाता है, पता नहीं इसकी सत्ता नहीं परख सकते, कि कहावत के तौर पर ही कि अफ्रीका से और दूसरे देशों से सामान की ढुलाई के लिए खच्चरों की मांग आई थी, घोड़ों की मांग आई थी। तो यहाँ पर जो मौजूदा उस समय के जो ब्रिटिश गवर्नर थे या जो भी उनको हुक्मरान रहे होंगे, उनको लगा कि ठीक है, अगर हम पशुओं को भेजेंगे तो उनकी भी मेंटेनेंस करनी होगी। उससे ज़्यादा आसान तो इंसान ही है, जो अपना खाना भी बना लेंगे, अपनी देखभाल भी कर लेंगे और आपकी बात भी मानेंगे। तो चाहे वो फिजी हो, चाहे वो लैटिन अमेरिकी देश हो या कैरेबियाई देश हो, चाहे वो आपका मॉरिशस हो या दक्षिण अफ्रीका हो, तो इन जगहों पर जो लोग गए वो संसाधन के रूप में गए। पूरा का पूरा पश्चिम अफ्रीका का एक कोस्ट जो है वो स्लेव कोस्ट के नाम से जाना गया, जहाँ से अश्वेत लोगों को दास बना करके अमेरिका भेजा जाता रहा। तो जो उपनिवेश काल में ये बेसिकली ये संसाधनों का दोहन था और ये असमानता थी। मैं आपके दिमाग में सिर्फ इस तस्वीर को क्लियर करना चाहता हूँ कि संसाधनों का असमान वितरण हर जगह है, हर स्तर पर है और ये शुरू से है। अब सवाल है कि जब संसाधनों का इतना असमान वितरण हो और जब हम एक बार अब हम वापस फिर से अपने देश पर आते हैं, भारत पर आते हैं, तो जब हम देश के विकास की रणनीति बना रहे होते हैं, जब हम उसके लिए नीतियां बना रहे होते हैं, तो किसी भी देश का सर्वांगीण विकास या समेकित विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक हम उनके बीच में ये क्षेत्रीय असमानता को दूर न करें। जब हम संसाधनों का बिल्कुल ही जहाँ पर जो भी स्थानीय संसाधन है हम उनको कायदे से विकसित करें, जो एक कमी है उसको किसी दूसरे तरीके से पूरा करने की कोशिश करें, तो सरकारी नीतियाँ जो हैं वो ऐसे ही बनती हैं। और यही वो जगह है जहाँ पर एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम कहते हैं नियोजन, दैट इज़ प्लानिंग। तो संसाधनों का नियोजन ये एक बहुत ही अहम, बहुत बड़ा, बहुत ही व्यापक और विस्तृत क्षेत्र है जिसके लिए हमें बहुत सारे पहलुओं पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अब हम बात करेंगे कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद से रिसोर्स की प्लानिंग कैसे हुई। तो आपको याद होगा कि 47 में देश आज़ाद हुआ और 1952 से ही पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हुई। पंचवर्षीय योजना बेसिकली एक आइडिया था जिसमें हम क्या करते थे कि इकोनॉमी के बहुत सारे जो भी क्षेत्र हैं, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र हो, जो दूसरे क्षेत्र हो, रोज़गार हो, श्रम हो, नियोजन हो, इन तमाम चीज़ों पर हम बारी बारी से फोकस करेंगे और हम 5 साल में अपने संसाधनों को उन क्षेत्रों को विकसित करने में लगाएंगे। तो अगर आप एक बार अपनी नज़र दौड़ाएंगे पंचवर्षीय योजनाओं पर तो आप देखेंगे कि बेसिकली ये रिसोर्सेज की प्लानिंग थी। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर जोर दिया गया, दूसरी में उद्योग पर जोर दिया गया। उस समय की जो हमारे सरकार के लोग थे या नीति निर्धारक लोग थे, उन लोगों ने प्राथमिकताएं तय की कि हमें पहले क्या करना है। अब जैसे आपका भाखड़ा नंगल हो, हीराकुड हो या फिर बोकारो स्टील सिटी हो, दुर्ग हो, भिलाई हो, ये जितने भी इस तरह के जो प्लांट बिठाए गए, अब वो चाहे ऊर्जा के केंद्र के हिसाब से हो या फिर नहरें, बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, इन सब के पीछे जो वजह ये थी कि हम संसाधनों का विकास करके जो क्षेत्रीय विकास है हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम उसका लाभ पहुंचा सके और हम विकास हासिल मतलब विकास का जो हमारा लक्ष्य है हम उसे हासिल कर सकें। ये पंचवर्षीय योजनाएं, अब ये थोड़ा सा करंट अफेयर्स की भी चीज़ होगी, आप 10वीं के छात्र हैं, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। पंचवर्षीय योजनाओं का जो सिलसिला है वो 2017 में ख़त्म हो गया 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं के साथ, और अब उसकी जगह पर ही नीति आयोग ने वो काम संभाल लिया है। नाम बदलते रहते हैं, काम एक तरह से वही है। अगर आपको विकास के रास्ते पर जाना है तो आपको रिसोर्सेज को तय करना होगा, उनकी पहचान करनी होगी, आपको प्लान करना होगा और उसके आधार पर एक पूरी कार्य योजना बनाकर उस पर आपको अमल करना होगा। अब लेकिन आप देखिए कि जो प्लानिंग है उस प्लानिंग के कितने चरण हैं, वो किस तरह के होने चाहिए। आप इसको एक छोटी सी मिसाल के तौर पर आप समझ सकते हैं। मान लीजिए हम एक मिसाल ही दे रहे हैं, मान लीजिए कभी ये कोरोना का ये काल चल रहा है और
अचानक सूचना मिलती है कि ठीक है कोई एक एक्स जड़ी बूटी है या पेड़ है या औषधि है जो उत्तराखंड के जंगलों में मिलती है। अब उसके बाद से आप सोचें कि इसके कौन कौन से चरण हो सकते हैं। तो देखिए, हम उस जड़ी बूटी से दवा बना करके पूरे देश में लोगों तक या दुनिया भर में पहुंचाने के बीच में जो अलग अलग स्टेज आएंगे, अगर हम उनको बांटें तो वो 3 चरण हैं। जो सबसे पहला चरण है वो है सर्वे का, मैपिंग का, लिस्टिंग का, कि कोई भी जो रिसोर्स है किस इलाके में है, कहाँ कहाँ है, कितना है। सबसे पहले तो ये जानकारी है, ये इसको हम पहला चरण कहते हैं। जो दूसरा चरण है वो ये है कि उन रिसोर्सेज के दोहन के लिए हमारे पास क्या टेक्नोलॉजी है, क्या हमारे पास कुशल श्रमिक हैं यानी स्किल्ड लेबर, स्किल्ड पर्सन हैं। और जो तीसरी चीज़ है कि इन दोनों का इस्तेमाल करने के लिए क्या हमारे पास कोई संस्था है। तो मान लीजिए कि हम अगर वैसे क्षेत्रों को पहले निर्धारित करते हैं जहाँ पर वो औषधि हमें मिल रही है, तो हम सबसे पहले तो उनकी पहचान करेंगे। उसके बाद से हम वहाँ पर वो टेक्नोलॉजी सेटअप करेंगे। अब क्या पता उस औषधि की जड़ ज़्यादा ज़रूरी है या हम उसके तने से काम चलेगा या उसकी पत्तियां चाहिए। तो जैसे चाय बागानों से चाय की पत्तियां तोड़ना भी एक कुशल श्रमिक का काम है। उन्हें मालूम है कि कौन सी पत्तियां चुननी है, कौन सी छोड़नी है, कौन सी तोड़नी है। तो ये एक जो है ये हमारे दूसरे चरण का हिस्सा हुआ। लेकिन इतने बड़े देश में अपनी डफली, अपना राग नहीं चल सकता। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि हमारे उस रिसोर्स के ये जो तमाम जो विकास के चरण हैं उनका तालमेल हमारे राष्ट्रीय नीतियों के साथ हो। यानी अगर हम उत्तराखंड में कोई इस तरह का काम कर रहे हैं तो वो हम उसे या तो आयुष के साथ जोड़ेंगे या इंडियन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के साथ जोड़ेंगे, ताकि देश की नीतियों के साथ उसका समन्वय हो पाए। अगर हम इतने सुव्यवस्थित तरीके से आगे चलेंगे, अगर हम ऐसे रिसोर्स की प्लानिंग करेंगे, तो ही हम किसी भी एक लोकल जगह से या लोकल से शुरुआत करके हम ग्लोबल हो सकते हैं। और यही इसका तरीका है। सवाल है कि रिसोर्सेज के बारे में हमने काफ़ी सारी बातें की, लेकिन हम एक बात भूल गए, वो है रिसोर्सेज का दुरुपयोग, उनकी बर्बादी और उनका अविवेकपूर्ण इस्तेमाल। ये बात बहुत हैरान करने वाली है कि जिसमें कच्चे तेल को साफ़ करने की या रिफाइनरीज या पेट्रोल मतलब अंतर्दहन इंटरनल कंबशन इंजन का आविष्कार नहीं हुआ था, उसके पहले तक ऐसा नहीं है कि कच्चा तेल का वजूद ही नहीं था इस धरती पर। लेकिन तब इसका इस्तेमाल जो था वो जस्ट रोशनी के लिए होता था, और नहीं तो काफ़ी पहले प्राचीन सभ्यताओं में दवा के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता था। कहीं पर अगर कच्चे तेल का कोई कुआं मिलता तो लोग सिर्फ रोशनी भर के लिए अपना तेल निकाल करके जितनी उसकी ज़रूरत है उतना इस्तेमाल किया, और बाकी जो पता नहीं कितने लाखों बैरल जो तेल हैं वो यूं ही बह गए। जब हमें एक लकड़ी की कम ज़रूरत होती है और हम वनों की अंधाधुंध कटाई कर देते हैं। हम खनिज के लिए हम खुदाई करते हैं, ओपन कास्ट माइनिंग करते हैं, हम साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखते। पता चला कि हम 2 रुपये का सामान निकाल रहे हैं और 200 से ज़्यादा रुपये के पर्यावरण का नुकसान कर रहे हैं, उतने के रिसोर्सेज जो हैं वो तबाह हो गए। तो ये जिसको हम कहें कि अविवेकपूर्ण तरीके से संसाधनों का इस्तेमाल, ये पर्यावरण के डिग्रेडेशन के लिए बेहद उत्तरदायी है। और जो भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स दिख रहे हैं बहुत सारे, अब आप जैसे देखिए कि औद्योगिक विकास हुआ, एक से एक बड़े बड़े लाइनर चलते हैं, टैंकर्स चलते हैं। अब उनके जो जले हुए ईंधन, तेल, इनकी वजह से समुद्री जीवों का जो नुकसान हुआ, हम उस समय ये नहीं देखते अपने एक स्वार्थ की वजह से कि न जाने कितने रिसोर्सेज इसकी वजह से बर्बाद हो रहे हैं। तो सवाल है कि ठीक है, जो सतत ऊर्जा के स्रोत है वहाँ तक की तो बात सही है, लेकिन ऐसे संसाधन जिनको नवीकृत नहीं किया जा सकता, जिनको हम पैदा नहीं कर सकते, अगर हम उनका ऐसे ही बेहिसाब तरीके से दुरुपयोग करते रहें तो फिर वो कब तक चलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपनी अगली पीढ़ी को क्या दे पाएंगे।
यहीं पर एक शब्द आता है, एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इनफैक्ट पर्यावरण को लेकर के बहुत सारी चिंताएं जताई जाती रही हैं बीते 4-5 दशक में, खास करके सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से, जब से औद्योगिक विकास में काफ़ी तेज़ी आई है, दुनिया भर में बहुत सारे देशों में तेज़ी आई है, तब से ही संसाधनों के दोहन की वजह से उपजी समस्याएं भी बढ़ी हैं। उसके बाद से लेकर के कई सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन बने, कई सारी चिंताएं जताई गई। इसका जो एक व्यापक असर है वो देखने को मिला 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में जो अर्थ समिट हुआ था, और वहीं पर एक रिजोल्यूशन, एक प्रस्ताव पारित हुआ, एजेंडा 21। अब एजेंडा 21 है, इसके बारे में विस्तार से आप खुद देखेंगे एक होमवर्क के तौर पर। मोटे तौर पर मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि इसका जो मूल भाव है वो ये है कि रिसोर्सेज का स्थानीय तौर पर नियोजन किया जाए, यानी हर क्षेत्र अपनी प्लानिंग तैयार करे, वो देखे कि वो अपने रिसोर्सेज का एलोकेशन, उनका बंटवारा, उनका विकास किस तरीके से, कब और कैसे कर सकता है। लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि हम आज भी भूखे ना रहें। हम किसी चीज़ को सिर्फ इसलिए नहीं बचा सकते कि हम कल खाएंगे, तो फिर सवाल है कि आज क्या खाएंगे। हमारे आज की इतने उद्योग धंधे, उनके लिए ईंधन की आपूर्ति कहाँ से होगी। हमारी जो आज की सभ्यता है, जो आज की आबादी है, उसकी ज़रूरतों की पूर्ति कहाँ से होगी। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम अपने आज के चक्कर में अपने कल को गंवा बैठें। यानी ये भी हमको सोचना होगा कि अगर सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल हम खुद ही कर लेंगे तो फिर हम अपने आने वाली पीढ़ियों को विरासत के तौर पर कैसी धरती सौंपेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन दोनों के बीच में एक संतुलन कायम करता है, जो हमें एक इस बात का रास्ता निकालने को विवश करता है, या फिर कहिए, यूँ कहिए कि वो रास्ता दिखाता है कि हम आज की तारीख में संसाधनों का समुचित उपयोग करें, जहाँ तक हो सकता है हम उनकी भरपाई करें, हम उसके साइड इफ़ेक्ट्स को मिनिमाइज़ करें, ताकि अपनी आने वाली अगली पीढ़ियों को हम एक बेहतर धरती, एक बेहतर प्लैनेट हम उनको जो है वो विरासत के तौर पर सौंप सकें। तो ये जो परिकल्पनाएं हैं वो यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बेसिकली सार है, और इसके तहत बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। बहुत सारे संगठन हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर काम हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम हो रहा है, कई सारी स्वायत्त संस्थाएं हैं। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपके पुस्तक में नहीं हो, लेकिन अगर आप पर्यावरण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन तरह से चीज़ों के बारे में अगर आप दिलचस्पी रखते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट dktindia.in, आप इस पर जाकर के उसमें जो उसका जीएस का कंटेंट का जो पेज है, उस पर आपको ऐसी बहुत सारी संस्थाएं, उनके काम और उनके बारे में आप ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो आज संसाधनों, रिसोर्सेज के परिचय के तौर पर इतना ही। हम अपनी अगली कड़ी में हम रिसोर्सेज में एक एक करके बारी बारी से हम उनकी चर्चा करेंगे। जाहिर है जो इस कड़ी में हमारा अगला सेशन होगा उसमें हम बात करेंगे लैंड रिसोर्स की। थैंक यू।